हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर 13 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनकम रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा दोनों वर्ड्स का मतलब। इनकम रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग क्या है। लगभग जो पिछली ट्रांजैक्शन है ये उससे ही मैच करता है, जैसे कि एक्सपेंसेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस पेड जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो उसी साल में पे कर दिया गया है वही है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए थे। सेम इज़ द कंसेप्ट विद इनकम। इनकम रिसीव्ड का मतलब जो इनकम रिसीव होनी थी वो आपको टाइम पे रिसीव हो गई, ठीक है। और इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो इनकम आपको मिलनी थी उसकी तारीख भी आ गई मिलने की, लेकिन वो आपको अभी मिलने नहीं वाली। इसके डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है जिसने आपको इनकम देनी थी उसके पास पैसे नहीं है, या फिर वो अपने स्केड्यूल में डिले हो गया है, वो पंक्चुअल नहीं है अपनी जो पेमेंट्स के साथ एट्सेट्रा। तो चाहे जो भी रीज़न हो, एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई इनकम मिलने वाली थी लेकिन मिली नहीं तो उसके साथ जो वर्ड यूज़ होता है वो है एक्रूड। चाहे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है लेकिन आप आउटस्टैंडिंग नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, एक्रूड इनकम लिखोगे। ऑल राइट। तो अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग लिख दिया है तो वो बच्चा अभी इस चीज़ को करेक्शन करके एक्रूड लिखेगा, ठीक है जी। मैं आपको इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देने जा रही हूँ। नंबर 1 इज़ रेंट ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड 70,000। आपको कहीं से रेंट मिलना था 70,000 का इस साल का और वो मिल भी चुका है, तो बिज़नेस के अंदर क्या आया, कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट 70,000 टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 70,000, ठीक है जी। देन इज रेंट ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 30,000। बेटा ये ऐसा रेंट था जो ड्यू तो हो गया था, मतलब उसकी मिलने की तारीख तो आ गई है, लेकिन आपको अभी वो मिल नहीं सकता, वो रिसीव नहीं हुआ है। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपको फ़िलहाल वो कैश में नहीं मिला है। तो देखो, अब कैश नहीं आया तो क्या डेबिट हो जाएगा, रेंट एक्रूड अकाउंट। देख रहे हो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे एक्रूड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आउटस्टैंडिंग नहीं। तो जिस भी बच्चे ने आउटस्टैंडिंग लिखा है वो अभी अपनी करेक्शन करेगा। रेंट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो इनकम तो इनकम ही है, इनकम तो क्रेडिट होएगी, लेकिन हाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि बिज़नेस के अंदर कैश नहीं आ रहा तो रेंट एक्रूड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये रेंट एक्रूड अकाउंट क्या है, क्यों डेबिट हुआ है। सो रिमेंबर दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म एसेट ऑफ बिजनेस। अभी इस पे जो रियल अकाउंट है उसी का रूल अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ डेबिट व्हाट कम्स इन। कहते कोई नहीं, कैश नहीं आया तो क्या, लेकिन रेंट एक्रूड अकाउंट नाम की एक छोटी सी एसेट तो आई है, क्योंकि ये आपकी एसेट इसीलिए है क्योंकि जो रेंट आपको अभी नहीं मिला वो आप बाद में फ्यूचर में लेने के लायक तो हो, लेने के काबिल तो हो, तो इसीलिए वो आपकी एसेट बन गई। ये एसेट आपको एक हक देती है, एक क्लेम देती है, जो आप रेंट लेने वाले से कभी भी उस पर जाके क्लेम कर सकते हो। आप उसको कभी भी जाके बोल सकते हो कि तुमने मेरा रेंट नहीं दिया था तो वो मुझे अब दे दो, ठीक है। और जो चीज़ ज़रूरत के वक्त काम आए उसको बिज़नेस में एसेट ही बोला जाता है। देन थर्ड ट्रांजैक्शन इज़ रेंट ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड 24,000, ठीक है। आपने लास्ट ईयर का जो रेंट है वो रिसीव किया है 24,000। अगेन कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि लास्ट ईयर का रेंट भी वो आपको दे चुका था और अब इस साल आके वो दोबारा दे रहा है। तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर आपको रेंट नहीं मिला होगा तो ही अब मिल रहा है, ठीक है। तो देखो कैश आ रहा है बिज़नेस के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट 24,000, लेकिन क्रेडिट क्या होगा, टू रेंट एक्रूड अकाउंट 24,000, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मतलब अब आप खाली टू रेंट अकाउंट नहीं क्रेडिट करोगे, ये आपकी इनकम नहीं है बेटा, ये आपकी एक्रूड इनकम है। ऐसी इनकम जो लास्ट ईयर मिलनी थी लेकिन मिली नहीं, वो आपको अब जाके इस साल मिली है, ठीक है। देन इज रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड 22,000, ठीक है। अब किसी पर्सन ने आपको इस साल के साथ साथ अगले साल का रेंट भी दे दिया, एडवांस में दे दिया। तो बेटा अगर किसी से एडवांस में आपने रेंट रिसीव कर लिया है तो ये आपके लिए थोड़ी सी लाइबिलिटी वाली बात हो गई, क्योंकि अब आप उस पर्सन के अंदर आ गए हो, उसके क्लेम के अंदर। अगर उसने आपको एडवांस में कोई चीज़ दे दी है तो आपको उसका जो राइट है वो हमेशा निभाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अंदर आ रहा है तो डेबिट तो होगा ही। टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 22,000,
ठीक है। ये रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो इसी वजह से क्या कहते हैं, आप इसको क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि लायबिलिटीज़ तो क्रेडिट साइड ही बढ़ती है। आपके लिए ये एक उधारी है, लायबिलिटी है, क्योंकि आपने अगर किसी से एडवांस में रेंट दे दिया है तो अगले 1 साल तक उसको सर्विस देना अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 14 के अंदर यही 4 चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताई है। तो ये आप लोग खुद बिल्कुल से स्टडी करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14 ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करवाने वाली, और इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स गिवन एज चैरिटी और एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले चैरिटी की बात करते हैं। चैरिटी का मतलब कोई आप डोनेशन के रूप में या कोई भी दान दे रहे हो, वो दान किसी को भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, एट्सेट्रा, ठीक है। तो अगर बिज़नेस पैसे कमाता है तो कई बार बिज़नेस चैरिटी भी करता है, ऑब्वियसली बिकॉज बिज़नेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी का ख्याल रखना भी बिज़नेस की तो जिम्मेदारी है। तो बिज़नेस चैरिटी के तौर पे जो गुड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब ये सिंपल सी बात है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ बिज़नेस इज़ डूइंग चैरिटी और वो चैरिटी के तौर पे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके बदले में पैसे तो लेगा नहीं। मान लो गरीब बच्चों को एक स्टेशनरी शॉप वालों ने नोटबुक्स जो है वो फ्री में दी है एज अ चैरिटी, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि बिज़नेस वो किस वजह से कर रहा है, अपनी पर्टिकुलर जो उनकी दान धर्म की भावना है उसकी वजह से कर रहा है, कोई प्रॉफिट कमाने के लिए तो कर नहीं रहा, ठीक है। तो अब आपको खुद को इतनी बात पता होनी चाहिए कि इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, हाँ जी, अब आपने कुछ फर्म्स को देखा होगा, जैसे मान लो कोई फर्म है अगर एक नए तरीके का जूस लॉन्च करती है तो वो सारी जितनी भी पब्लिक है उनको बोलती नहीं कि एक बार आप एक फ्री में सैंपल ट्राई करके देखिए, अगर वो सैंपल आपको सही लगता है तो उसके बाद ही आप हमारे गुड्स खरीदना। तो आपने देखा होगा कई बार फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं किसी भी चीज़ के। तो ये एडवर्टाइजमेंट का, यानी कि अपनी कंपनी या प्रोडक्ट को मार्केट में फेमस करवाने का तरीका होता है। बिजनेसमैन इसीलिए ये चीज़ें करता है क्योंकि बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है। इन दोनों ही काम के लिए जो गुड्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो जो गुड्स हैं वो एक तरीके का खर्चा है बिज़नेस के लिए, क्योंकि उनके बदले में कोई पैसे नहीं मिल रहे बिज़नेस को, ठीक है। तो इन दोनों की जो एक ट्रांजैक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गेव अवे एज चैरिटी गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एंड कैश 5,100। देखो ज़रूरी नहीं है बिज़नेस में गुड्स ही दान करने हैं, कई बार सीधा सीधा कैश का दान भी हो ही जाता है। तो उस केस में आपको कैसे इसको स्टडी करना है या इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करनी है जर्नल में। चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, 15,100। बेटा जैसे भी हो, चाहे जिस मर्जी भावना से किया गया हो, चैरिटी है तो बिज़नेस का एक फुल फ्लेज खर्चा, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो इसीलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू परचेज अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, दिस इज़ द रियल अकाउंट रूल। टू परचेज अकाउंट, अब आपके गुड्स बाहर चले गए हैं तो परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे। एंड टू कैश अकाउंट, दान करने के चक्कर में आपके बिजनेस से कैश भी बाहर निकल गया है, तो टू कैश अकाउंट 5,100। ये दोनों का जो अमाउंट है वो मिला के चैरिटी अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। अगर यही कोई एडवर्टाइजमेंट का हुआ होता तो जैसे यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन के अंदर क्वेश्चन है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स 12,000। आप जनता को फ्री सैम्पल्स अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट या ऐड करने के लिए ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। हमने परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने के चक्कर में गुड्स बाहर चले गए, ठीक है जी। तो आपको चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट के अंदर डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज दिस ट्रांजैक्शन इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। बाकी की जो ट्रांजैक्शंस है अगेन वो बिल्कुल सेम है, उसी फॉर्मेट में है जो मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो आप इसको स्टडी करेंगे एंड आस्क योर कंसर्न डाउट्स। देन इज़ गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट और फायर, ठीक है। अब क्या है, जो गुड्स हैं वो एक्सीडेंट या फायर में ख़त्म हो गए हैं तो उसके लिए कैसे करना है आपको, हाउ विल यू डू द ट्रांजैक्शन। आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट और फायर, ठीक है। कई बार बिज़नेस के अंदर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी प्रकार का
एक्सीडेंट हो गया या फिर शॉर्ट सर्किटिंग के कारण आग लगने का डर भी रहता है, तो अगर उस केस में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो गुड्स ऑब्वियसली सेल तो हुए ही नहीं, लेकिन सेल हुए बिना आपके जो गुड्स हैं ख़त्म हो गए बिज़नेस के अंदर, तो ये एक तरीके का लॉस ही है ना बिज़नेस को। तो इस लॉस को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे अकाउंट्स में, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर हमने ये डिस्कस करना है, ठीक है। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट और फायर। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ भी है जो हम डिस्कस करेंगे और वो है इंश्योरेंस, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि कोई भी बिज़नेस है वो इतने बड़े रिस्क पे नहीं चलता कि कल को वो इंतज़ार करेगा कोई मिस हैपनिंग हो गई, मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो मैं नुकसान झेलूँगा। मोस्टली जो बिज़नेसेस हैं वो एक स्मार्ट स्टेप पहले सोच कर रखते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि हम इंश्योरेंस करवा के रखेंगे गुड्स का। अगर हम इंश्योरेंस करवा के रखेंगे तो अगर हमारा नुकसान हो भी जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिल जाएगा। तो देखो ट्रीटमेंट अलग अलग होती है अकाउंट्स के अंदर, उन गुड्स के लिए जिनका इंश्योरेंस है और उनके लिए जिनका इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये है गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट और फायर। इसकी जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं वो किस तरीके से हैं, मैं आपको इसको डायरेक्टली एक एग्जांपल से ही करवाऊंगी। सो लेट्स डू द इलस्ट्रेशन नंबर 16। हाँ जी, जिनके पास बुक्स है वो साथ साथ अपनी बुक्स रेफ़र करेंगे बिकॉज द वीडियो क्वालिटी मे नॉट बी दैट गुड। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ साक्षी, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं आपको ध्यान से देखनी है, साथ साथ हम ट्रांजैक्शन देखेंगे और मैं साथ साथ आपको इसका मीनिंग क्लियर करती रहूँगी। Record the following transaction in the books of Sakshi. Goods destroyed by accident 25,000. 25,000 के गुड्स थे और वो एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गए, तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन। देखो ये सारे गुड्स जो हैं वो आपके एक्सीडेंट में ख़त्म हो चुके हैं, मतलब कोई भी एक्सीडेंट हुआ था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कुछ भी, तो अब वो गुड्स किसी काम के नहीं रहे। ऑब्वियसली वो गुड्स ही नहीं रहेंगे तो आप सेल भी क्या करोगे, यू कांट जनरेट एनी वैल्यू फ्रॉम सच गुड्स, ठीक है। तो इसीलिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट 25,000 की जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 25,000, ठीक है जी। अब नेक्स्ट सिचुएशन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड 45,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 36,000, ठीक है। अब देखो 45,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे किसी बिजनेसमैन के, ठीक है। उसने लेकिन इंश्योरेंस करा रखा था, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं हम पूरा क्लेम नहीं देंगे, हाँ 36,000 का क्लेम हम एक्सेप्ट करते हैं। बेटे अभी उन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, दिया नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, जितना अमाउंट वो मान गए हैं तैयार है देने को, उसको डाल दोगे इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, ठीक है, बाकी 36,000। लेकिन अब आप 45,000 में से 36,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 9,000, ठीक है। तो वो जो 9,000 है वो तो आपका लॉस ही है ना, क्योंकि देखो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी भी प्रोवाइड नहीं करने वाली और गुड्स तो वैसे ही आपके ख़त्म हो गए हैं फ्लड के अंदर, ठीक है। तो वो जो 9,000 है वो चले जाएंगे लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट के अंदर, ठीक है जी। और ये टोटल लॉस हुआ किसका है, इसकी वजह से कौन सी चीज़ बिज़नेस से हमेशा के लिए चली गई है, आपके गुड्स। तो टू परचेजेज अकाउंट 45,000, ठीक है जी, समझ में आ गया। देन थर्ड इज नवंबर 7 की ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट 24,000, ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम। आप अपने गुड्स कहीं भेज रहे थे 24,000 के, वो सारे के सारे गुड्स हो गए जी डिस्ट्रॉय। ट्रांसपोर्ट कंपनी फुल क्लेम देने को रेडी हो गई, कहते ठीक है हम फुल क्लेम आपका मानते हैं। अभी भी एडमिटेड वर्ड आ रहा है, उन्होंने दिया नहीं है क्लेम। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट। अब लॉस की जगह क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी, क्योंकि देखो अब आपका लॉस नहीं रहा ना, अब तो ट्रांसपोर्ट कंपनी तैयार हो गई क्लेम देने के लिए। टू परचेज अकाउंट 24,000, ठीक है जी। देन नवंबर 12 की ट्रांजैक्शन देखेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट 40,000, इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम। बच्चों ट्रांजैक्शन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अब एडमिटेड नहीं है, अब पेड द क्लेम है, मतलब आप क्लेम को पे ही कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको मतलब विद इन कैश या बैंक बैलेंस देने को तैयार है, ठीक है। और ट्रांजिट वर्ड का मतलब होता है बेटा रास्ते में, मतलब गुड्स कहीं भेजी जा रही थी या कहीं से रिसीव की जा रही थी, दैट डजेंट मैटर।
मतलब उस वजह से क्या है, जो गुड्स रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम हमें दे ही गई, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसी एंट्री करेंगे, अब देखिए ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि बेटा उन्होंने जो अपना क्लेम दिया है वो बैंक चेक के ज़रिए दिया है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। आपके बिज़नेस के अंदर बैंक बैलेंस आ रहा है। टू परचेज अकाउंट, क्योंकि बेटा आप हमेशा इस परचेज अकाउंट के अगेंस्ट लॉस लिखते थे, अब लॉस तो हुआ ही नहीं है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करोगे ना, मतलब गुड्स के एवज में या गुड्स के बदले में आपको क्या मिल रहा है, बैंक बैलेंस। देन इज कैश एम्बेजल्ड बाय कैशियर 18,000। बेटा यहाँ पे एम्बेजल्ड वर्ड का मतलब है चोरी करना, ठीक है, या धोखे से ले लेना। तो कैशियर ने कैश एम्बेजल किया है 18,000 का, तो चाहे जैसे मर्जी भी हो, कैश तो चला गया ना बिज़नेस से, उसका तो नुकसान हो गया। तो इस नुकसान को कैसे आप देखेंगे, लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। देखो जो लॉस हुआ है नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग तो वो डेबिट ही होना चाहिए, तो लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस चीज़ का लॉस हुआ है, कौन सी चीज़ आपके बिज़नेस से चली गई, कैश चला गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। देन इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन 25,800, इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम 18,800, ठीक है। मतलब बारिश के कारण गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहती है हमारे पास तो 18,800 रुपये हैं और हम इतने ही देंगे, ठीक है। जो बाकी का अमाउंट बच गया, दैट इज़ 7,000 जो आपके बच गए, वो आपका परमानेंट लॉस हो गया, ठीक है। तो एंट्री किस तरीके से आएगी, लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। अमाउंट को ध्यान से देखेंगे बेटा, आपके टोटल गुड्स जितनों का लॉस हुआ है वो है 25,800, ठीक है। रेन से जो आपका परमानेंट लॉस हो गया, जिसका क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं दे रही, वो है 7,000, बैंक अकाउंट 18,800, ठीक है जी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू वॉर 40,000। कोई वॉर हो रही थी, उसमें 40,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये तो स्ट्रेट अवे पूरा का पूरा लॉस ही है। तो लॉस बाय वॉर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 40,000, ठीक है जी। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर अबव गुड्स 34,000, ठीक है। जो अभी ऊपर की ट्रांजैक्शन में 40,000 का लॉस हुआ है ना, इंश्योरेंस कंपनी कहती ठीक है हम उसके लिए 34,000 देने को तैयार है, पूरे 40 नहीं देंगे, 34,000 दे देंगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय वॉर अकाउंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू परचेज क्यों नहीं हुआ। देखो इसके पीछे रीज़न है, पहले आप परचेज अकाउंट में सारी अमाउंट डाल चुके थे, क्योंकि आपको जो क्लेम है नवंबर 22 उसी दिन नहीं मिला जिस दिन आपका लॉस हुआ है, आपको 3 दिन के गैप के बाद मिला है। अगर बेटा उसी टाइम हुई होती ट्रांजैक्शन, मतलब उसी दिन आपको क्लेम मिल गया होता, तो शायद आप ऐसे लिखते, लॉस बाय वॉर अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू परचेज अकाउंट, शायद आप ऐसे लिख सकते थे। लेकिन क्योंकि अब आपका नुकसान 1 तारीख को हुआ है, क्लेम अलग तारीख को मिला है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय वॉर अकाउंट 34,000। देन इज इंश्योरेंस कंपनी पेड द अबव क्लेम। कहते हैं 5 दिन बाद 30 नवंबर को इंश्योरेंस कंपनी ने जो 34,000 का क्लेम मानना था वो दे भी दिया, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इस एंट्री के पीछे डिटेल्स बिल्कुल सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बिजनेस के अंदर बैंक बैलेंस आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी है, इसीलिए वो क्रेडिट हो जाएगा 34,000, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज हम इस लेक्चर की जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो करने वाले हैं, विच इज़ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि बिज़नेस और बैंक का रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। एक बिज़नेस है वो अपनी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के ज़रिए ही करवाता है, ठीक है। जो आप इन ट्रांजैक्शंस के अंदर स्टडी करेंगे वही चीज़ आपको आगे इलस्ट्रेशन में भी आएगी, और ये आपको खुद ही ट्राई करनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 17, ठीक है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो है उसके अंदर मेन कौन सी ट्रांजैक्शंस आ जाती है, सबसे पहले है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
18,700। अब कोई भी बिज़नेस है वो अपना एक्स्ट्रा कैश तो बैंक में ही जमा करवाएगा ना, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अच्छा बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि बिज़नेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, बिज़नेस से कैश निकल कर ही इंक्रीज़ हो रहा है ना, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये अमाउंट आप लिख देंगे। देन इज कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 9600। अब आपके ऑफिस में कुछ काम पड़ गया था, बिज़नेस के अंदर तो देखो पैसा चाहिए ही होता है हमेशा, तो आप बैंक से निकलवाने गए, तो उस चीज़ के लिए आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, बिज़नेस के अंदर कैश आ रहा है, बिज़नेस का कैश तो बढ़ेगा ही ना, चाहे वो बैंक से आ रहा है चाहे जहाँ मर्जी से आ रहा है, लेकिन एक बार तो कैश इंक्रीज़ होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट 9600। बेटा देने वाला कौन है, बैंक वाले हैं, इसीलिए क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। देन कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 8400। हमने पर्सनल यूज़ के लिए जो कैश है उसको विदड्रॉ किया है, लेकिन कहाँ से, बैंक से। जहाँ पर्सनल यूज़ आ गया वहाँ क्या लिखोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब ड्राइंग्स के लिए आपने बिज़नेस का कैश नहीं इस्तेमाल किया, बैंक का कैश इस्तेमाल किया है। ठीक है, देन इज चेक रिसीव फ्रॉम सुलेखा एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सुलेखा नाम की कस्टमर ने आपको चेक दिया था, आपने सीधा जाके उसको बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुलेखा 10,500। ठीक है, देन इज चेक रिसीव फ्रॉम सुलेखा एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब है वो चेक बाउंस हो गया। कई बार कुछ ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं ना जिनके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपको चेक लिख कर दे जाते हैं, तो ऐसे पर्सन का चेक जब आप बैंक में लगाते हो, जमा करवाते हो, तो वो डिसऑनर यानी कि बाउंस हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या एंट्री करेंगे, सुलेखा डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो ऊपर एंट्री की थी ना उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। ठीक है, एंड जो अमाउंट है वो आप लिख देंगे। ठीक है, सो दीज वर द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में भी बिल्कुल इसी तरीके की ट्रांजेक्शन्स हैं। यू विल डू दिस ट्रांजेक्शन ऑन योर ओन, you will do this example on your own and ask the doubts. Thank you.